प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो गुजरात में आए चुनावी नतीजों से बीजेपी उत्साहित है, तो हिमाचल के चुनावी नतीजों से कांग्रेस फूली नहीं समा रही। अब राजनीतिक दलों का फोकस प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल पर भी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद यहां के समीकरणों में भारी उलटफेर हो चुका है। अभी तक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस सिंधिया के नियंत्रण में रही है, लेकिन सिंधिया का उनके समर्थकों के साथ बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस का सारा गणित बिगड़ गया। उधर बीजेपी अंचल में कंफर्टेबल कंडीशन में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। चुनौती बीजेपी के सामने उन्हीं को साधने की जिन सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी को सरकार बनाने लायक आंकड़ा जुटाने में मदद की। आखिर 23 के रण के लिए बीजेपी पुराने भाजपाइयों को तवज्जो दे या फिर नए भाजपाइयों को? अब बैठकों का दौर बीजेपी शुरू कर चुकी है ग्वालियर चंबल के लिहाज से। अब देखना होगा कि रणनीति क्या बनती है, लेकिन सवाल बरकरार है और नतीजा भी कि आखिर इन तमाम चुनौतियों के बीच सत्ता की राह यहीं से निकलेगी। मध्य प्रदेश में हुए 2018 विधानसभा चुनाव में नई पटकथा लिखने वाला ग्वालियर चंबल अंचल सियासी दलों के फिर फोकस में है। कांग्रेस बीजेपी फिर ताकत झोंक रही हैं ताकि वोटर का मूड और माहौल अपने पक्ष में किया जा सके। बीजेपी ने संगठन की रणनीतिक बैठकें ग्वालियर में करनी शुरू कर दी हैं। क्षेत्र के पदाधिकारियों, पार्टी विधायकों के साथ चर्चाओं का दौर जारी है। अब 2023-24 में बीजेपी बम्पर जीत के दावे कर रही है, तो गुजरात लहर का एमपी में आने का दावा भी। कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इतिहास बनेगा। और जिस प्रकार से कभी ये परसेप्शन जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कारण से सरकार हम कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, वोट तो भाजपा को ज़्यादा मिले थे, तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से यहीं से जिता करके भेजेगी। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद पूरी ताकत ग्वालियर चंबल अंचल में लगाए हुए है। जमीनी तैयारी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को, तो डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने पूरे अंचल को संदेश देने की कोशिश की। निकाय चुनाव में कांग्रेस का ग्वालियर मुरैना में मेयर भी बन गया। अब निकाय से निकली राह से उत्साहित है कांग्रेस। 56 साल बाद हम नगर निगम ग्वालियर जीते हैं, मुरैना जीते हैं। पूरी पट्टी में सफाया पहली हो गया। और कांग्रेस में लोग उस समय 2 खेमे हुआ करते थे, एक सिंधिया जी और बाकी शेष। अब सिंधिया जी बचे नहीं, तो ये शेष पूरा स्ट्रांग हो गया, इसलिए कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि मीटिंगें करो, और शायद उनको सिंधिया जी को भी नहीं बुलाया होगा। दरअसल 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी बड़ी वजह ग्वालियर चंबल अंचल बना। कांग्रेस के सत्ता से जाने की वजह भी इसी अंचल के कांग्रेसियों की महत्वाकांक्षा रही। और 2020 में हुए उपचुनाव के बाद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज रही, तो इसकी वजह भी उपचुनाव में ग्वालियर चंबल से मिला बीजेपी को जनादेश रहा। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ग्वालियर चंबल से सत्ता की राह तलाश रही हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये ग्वालियर चंबल ही था जिसने 2018 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी और यहीं के कांग्रेस के बागियों ने उसे सत्ता से बाहर भी कर दिया। आखिरकार बीजेपी सत्ता में आ गई। उपचुनाव में जब यहां बीजेपी को बढ़त मिली, तब सत्ता उसकी बरकरार रही। और एक बार फिर 2023 के लिहाज से अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल फिर फोकस में है। 34 सीटें जिसके खाते में जाती हैं, कहा जाता है कि सरकार उसी की बनती है। ग्वालियर चंबल यानी कि उस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है और फोकस भी अब दोनों सियासी दलों के। बीजेपी बैठक शुरू कर चुकी है और उससे पहले कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को ग्वालियर चंबल में
झोंक दिया है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित नायक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपको रोहित जी। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। ग्वालियर चंबल में बैठकें शुरू हो गई हैं, संगठन के बड़े मंत्री बैठक कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त फोकस भी नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति में हमारा नेतृत्व ये कहता है कि प्रवास जो है वो संगठन के प्राण है। आज हम जितना प्रवास करेंगे पार्टी पदाधिकारी के रूप में, उतना ही हम पार्टी के संगठन को विस्तार दे पाएंगे, उतने अधिक लाभ दे पाएंगे। उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है, उनका और प्रदेश के सह प्रभारी प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी का प्रवास हुआ है ग्वालियर और चंबल संभाग में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो है ग्वालियर और चंबल संभाग में निवास करने वाले हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, मंडल निगम के अध्यक्षगण और तमाम उस क्राइटेरिया में आने वाले कोर कमेटी के जिलों के सदस्य गणों की एक बैठक वहां हुई है। उस बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान जो हमारा चल रहा है, उसकी एक समीक्षा होने का काम हुआ है। प्रदेश भर में जो विधानसभा स्तर पर जो आयोजित हमारे ग्रामीण निकाय के सरपंचों के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, मीडिया के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, ये सब सारी बातें ठीक है जी। राजपाल जी, एक खबर ये भी है, अंदर खानी ये खबर भी चल रही कि जो नए भाजपाई बने हैं वो वापसी करने की कोशिश में भी है, जुगत भी है, उन्हें डर है कि भाई कहीं टिकट ना कट जाए। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की और इस स्तर की बैठकों में कोई टिकट को लेकर या इस तरीके की बात होती है। ये वास्तविक में शुद्ध रूप से संगठन की काम का, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे जी। नहीं, वो उसके निपटने की भी पॉलिसी रहेगी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से सशक्त तरीके से काम कर रहा है। संगठन के सभी लोग संपर्क में, सब लोग संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं कि कोई जा रहा है कि कोई आ रहा है, बात नहीं है। ठीक बात है। रोहित नायक जी, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को बाहर कर दिया था सत्ता से, और यानी कि जो ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेसी थे भाजपा ही हो गए अब, लेकिन आज कहां स्टैंड कर रही है कांग्रेस उस अंचल में? देखिए, मैं आपको बताऊं प्रशांत जी, जब समान अवसर होते हैं जीवन में व्यक्ति के, तो उन समान अवसरों को लपकने वाला व्यक्ति ना अवसरवादी नहीं कहलाता है। ये बात तब पैदा होती है जब असमान अवसर हो और व्यक्ति उन अवसरों को लपके, तो वो अवसरवादी कहलाता है। ये जो समान अवसर और अवसरवादिता के बीच जो ईर्ष्या की लड़ाई है ना, इस दौर से भाजपा गुजर रही है। मेरे जैसे लाखों नौजवान पढ़े लिखे, मैं पीएचडी हूं लॉ में, हम लोग सारा अपना जीवन समर्पित करके अपने संगठन को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमें समान अवसर मिलेंगे। जब हमें समान अवसर मिलेंगे तो हम अपने गुण दोष के आधार पर अपनी यात्रा सफलता असफलता तय कर लेंगे। लेकिन अभी जो लूट सको तो लूट लो की जो राजनीति चल रही है, ये भाजपा को डुबा देगी। ये अभी मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि बताइए, ग्वालियर चंबल से तो 34 सीटों में 20 सीटें जीती थी 2018 में भाजपा, तो मतलब वो तो उनका तो अपर हैंड था। फिर ये कैसे बोला जा सकता है कि उसके कारण हम भाजपा ने सत्ता छोड़ी, सत्ता से वो गए? लेकिन अवसरवादिता के कारण गए ना, अवसरवादिता के कारण गए। 7 सीटें 26 सीटें आपके पास थी 2018 में विधानसभा चुनाव में, 7 सीटें थी। उसके बाद बाई इलेक्शन जब हुआ तब बराबर हो गया, 17 वाला आंकड़ा आ गया। राइट, लेकिन मुख्य रूप से आप ये देखिए कि वहां पर जो भी समीकरण बने या बिगड़े, कांग्रेस के पार्ट पे तो वो इसलिए बिगड़े क्योंकि महाराज के कारण वहां पे कुछ चलता नहीं है। वो अपने हिसाब से ये देखते हैं कि हमारा व्यक्ति कहां बैठेगा। लेकिन वो ये कैसे काउंटर करेगी भाजपा इस समय कि जो भी अभी केपी यादव जी हैं, अजय पाल जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, पवैया जी हैं, इन लोगों को कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि ज्यादातर लोग जो लड़ाए गए थे सिंधिया जी द्वारा, वो सारे लोग हारे थे, तो हमें तो नुकसान हुआ था। तो एक तरह से सत्ता मोह में जो पार्टी कहती है हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे देश को, वो कांग्रेस युक्त होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रही है। और ये बात ये समझ रहे हैं, इसलिए तो ये जो सारी रणनीति चल रही है वो इसलिए चल रही है। अगर आप ये भी देखें कि अगर ये एज फैक्टर के विषय में जाते हैं तो इनके 6 मंत्री ओवर एज हो जाएंगे, करीब 18 विधायक ओवर एज हो जाएंगे। और अगर ये कहते हैं, फिर वही बात अवसरवादिता की, कि अगर हम अवसर दे रहे हैं नए लोगों को, तो आप कंबेंसी को काउंटर करने
का नाम बदल के अवसर देना कह रहे हैं, क्योंकि अगर 84 नए जनप्रतिनिधि पिछले चुनाव में दिए थे मध्य प्रदेश के जनादेश ने, तो उसमें से 50 तो कांग्रेस के नए मंत्री और विधायक थे। तो आप देखिए, अवसर देना और अवसरवादिता का अंतर जो है वो स्पष्ट है। नहीं, सियासी दलों में तो आना जाना नेताओं का लगा रहेगा। ठीक, मैं आऊंगा रोहित जी आपके पास। दिनेश जी, आपसे बेहतर ग्वालियर चंबल की सियासत को और कौन समझेगा? आपका व्यक्तिगत जुड़ाव भी ग्वालियर चंबल से है। जो समीकरण बदले हैं 2018 नहीं बल्कि हम कहें कि 2020 के बाद, 18 और 20 के बाद गुडी गुडी सिचुएशन तो किसी के लिए नजर नहीं आती। ग्वालियर चंबल में हो भी नहीं सकती जी जी। आप देखिए ना कि आप मुरैना में जाएंगे तो राजनीति अलग मिलेगी, आपको गुना जाएंगे तो वहाँ आपको अलग मिलेगी, क्योंकि वो जो रीजन है उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। आप केवल सिंधिया जी फैक्टर नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी का भी वो गढ़ रहा है। आप देखिए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उसके पहले भी जब जनसंघ या हिंदू महासभा जितने थे तो वो तो उसका भी वो गढ़ रहा है। तो वो वहाँ परिस्थितियाँ जैसी होती राजनीतिक, वो सने सने उसके परिणाम उस तरह से होते हैं। आप देखें ना, कांग्रेस का वहाँ नुकसान किसके कारण होता है? बहुजन समाजवादी पार्टी के कारण। वहाँ कांग्रेस कमजोर हुई तो बहुजन समाजवादी पार्टी के कारण कमजोर हुई। और जो पिछले चुनाव के जो परिणाम थे, आप याद करिए ना कि अप्रैल जो 2018 की घटना थी, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो माहौल बना था, उसने कांग्रेस को वहाँ जो है एक बढ़त बनाई थी। लेकिन आप ये कहें कि पूरा वो इलाका निर्णायक होगा या वो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए ना, समान रूप से आपको हर क्षेत्र में यदि बढ़त नहीं होगी आपकी, तो फिर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। आप देखिए ना कि जब भिंड में गणित बिगड़ा था तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। वहाँ भी जो परिस्थितियाँ थी भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया था। तो कहीं ना कहीं वो ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ भी उनको कमजोरी लग रही है, 2018 का जो चुनाव परिणाम है उसके जो हालात हैं उसको देखकर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। उनको ग्वालियर चंबल लगा कि 2018 में हम कमज़ोर हुए थे तो उस पर ज़्यादा फोकस है। फिर आप मालवा निमाड़ में उनका एक अलग तरह की, हम देख रहे हैं कि टंटिया भील और वो जो अलग अलग तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, हर इलाके में पार्टी समान रूप से काम कर रही है, वो एक जगह नहीं कर रही है। उसे मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत सारे जो दूसरे फैक्टर हैं, असंतुष्टों का भी फैक्टर होगा, नए लोग आए हैं पार्टी में भी बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो उन सारी चीज़ों को वो अभी से रणनीति बना के काम कर रही है। और जो जब चुनाव में हम जाएंगे ना तो बहुत सारी जो स्वाभाविक तौर पर चुनाव के वक्त जो विवाद होते हैं या लोग दल बदल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिव अन्य दलों के बहुत आसानी से कर लेती है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने टंटिया भील का भी जिक्र किया और आदिवासी वाले मसले पर भी आऊंगा थोड़ी देर में मैं, लेकिन दिनेश जी एक और बिंदु पर आता हूं। ग्वालियर सिंधिया, अब ग्वालियर से आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन ग्वालियर में निकाय चुनाव में तस्वीर बदल गई, कांग्रेस के पक्ष में चली गई। दूसरा एक उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी लगभग उसी क्षेत्र से आते हैं, मुरैना से, उनके ऊपर भी एक प्रेशर तो रहेगा। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए ना कि बीजेपी कोई आज से नहीं है उस इलाके में। मैंने कहा ना कि वो तो जब हिंदू महासभा, जनसंघ, बहुत सारा जो तो गढ़ रहा है और कई नेता उस इलाके ने दिए हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख पोजीशन में बीडी शर्मा जी आज अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र तो दूसरी जगह है। लेकिन सिंधिया जी को उस क्षेत्र से आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से दोनों पक्षों, दोनों पार्टियों में, आप देखिए राजमाता सिंधिया थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में काम करती थी, उनका भी एक संपर्क रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इतने सालों से करते, जो जब राजनीति करते हो तो कुछ कनेक्ट भी उस क्षेत्र से हो जाता है। लेकिन आप देखना कि जो 2020 की राजनीतिक परिस्थितियां थी उसने बिल्कुल पूरे क्षेत्र की सियासत को बदल के रख दिया है। अब वहाँ आप कांग्रेस के पास समान रूप से आप देखिए ना कि जैसे सिंधिया जी राजनीति उस इलाके में करते थे तो दिग्विजय सिंह जी का भी अपना प्रभाव था, उनके भी अपना रावगढ़ के आसपास गुना में बहुत सारा जो है उन्हीं के असर के पर टिकट मिलते थे। ऐसा नहीं है कि पूरे 34 सिंधिया जी को दिए जाते थे। तो वहाँ कांग्रेस के लिए जो चुनौती है बेसिकली कास्ट इक्वेशन ज़्यादा है कि वो कैसे डैमेज कंट्रोल करती है बहुजन समाजवादी पार्टी से। सिंधिया जी तो अपना जिस तरह का उनका जो कॉन्टैक्ट है, जिस तरह से वो जिन सीटों पर फोकस करते हैं अपने, उस पर तो अभी भी पार्टी उन्हीं के सहारे चुनाव लड़ेगी, कोई नया विकल्प नहीं चुनेगी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। आदिवासियों पर आता हूं, उसके बाद आदिवासियों का जिक्र भी आया था और वो आदिवासी वीडी शर्मा साहब ने रिएक्शन भी दिया कि कांकड़ा से वो लहर घुसेगी, आएगी गुजरात से होती हुई और पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगी। दरअसल एक बेल्ट भी है
जो गुजरात और मध्य प्रदेश की, जहां आदिवासी बेल्ट में गुजरात में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया है गुजरात में, एमपी में भी कुछ इंपैक्ट होगा क्या, उस लिहाज से भी बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, शिवराज लगातार आदिवासियों से जुड़े आयोजन भी कर रहे हैं एमपी में। नहीं देखिए, कोई भी, हम गुजरात का जो चुनाव है प्रशांत जी, हम किसी दूसरे राज्य पर उसको नहीं जो है चस्पा कर सकते कि वहाँ के जो परिणाम है उसका असर गुजरात में मिलेगा, क्योंकि देखिए समान समय में दो चुनाव हुए, एक हिमाचल में होता है और एक गुजरात में होता है, लेकिन गुजरात में मोदी जी के कद के आगे आप देखिए सारी चीज़ें बौनी हो जाती हैं, लेकिन हिमाचल का जो परिणाम है या दिल्ली नगर निगम का जो परिणाम है वो अलग होता है। तो हर राज्य की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर राज्य का नेतृत्व अलग होता है, और जो विपक्षी दल है उसकी स्थिति भी अलग होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो गुजरात का परिणाम है उससे मध्य प्रदेश पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व, मध्य प्रदेश के मुद्दे, मध्य प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी, मध्य प्रदेश भाजपा का जो हमने देखा 2018 के जो चुनाव परिणाम थे वो भाजपा के खिलाफ गए थे। गुजरात में तो जो है इतना लंबा समय हो गया, 4-5 विधानसभा के चुनाव हो गए, वहाँ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, उनमें तो निरंतरता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्थितियाँ नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात की स्थिति दूसरे राज्यों पर भी समान रूप से लागू होगी। जी, ठीक है। राजपाल जी ये बताइए ना, फिर ग्वालियर पे लौटता हूं, समन्वय बन पाएगा क्या? जो भाजपाई लगातार सिंधिया परिवार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, आज उनके साथ उन्हें बैठना भी पड़ रहा है, ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक लगे, अंदर खाने मैनेज हो पाएगा, समन्वय बन पाएगा? समन्वय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समन्वय जो बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि उसकी वानगी हमने देखने का काम भी किया उपचुनाव के अंदर। उपचुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, तो जनता ने भी इस समन्वय को स्वीकार्यता देने का काम कर दिया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना आपको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करते हुए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर समन्वय की स्थिति है, समन्वय बना हुआ है। कहीं ग्वालियर खाने में भी कोई गड़बड़ नहीं। एक विधानसभा सीट आपके हाथ से उपचुनाव में निकल गई, निकाय चुनाव में मेयर आपके हाथ से निकल गई सीट। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव को हम चुनौती मानकर चुनौती स्वीकार करते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव करते हैं और जीतते भी हैं। पर सब जगह जीत जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं रहता है। 100% तो कोई नहीं जीत सकता, कोई सा भी राजनीतिक दल नहीं जीत सकता कि 100 में से 100 सीट नंबर ले आएंगे। पर 100 में से 90 कैसे ला सकते हैं, 80 कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करने का प्रयास करते हैं। और ये एक अच्छे अभ्यर्थी की पहचान भी यही होती है कि वो इस तरीके से तैयारी करे कि वो कम से कम मेरिट में बना रहे, और जब मेरिट के हिसाब से हम तैयारी करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। अब ठीक है, इतने जगह चुनाव, तो उसमें एक जगह अगर बीजेपी लूज भी करती है, कांग्रेस जीतती भी है, तो कुछ स्थानों पे तो जीतेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सब जगह कांग्रेस हारी जाएगी या बीजेपी जीती जाएगी। कुछ स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर हम जीते हैं, अधिकांश स्थानों पर हमें अधिक वोट मिले हैं, और उसका नतीजा ये रहा कि हम सरकार में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर हम जो है आज ये कह सकते हैं कि गुजरात में जिस प्रकार की एक जीत हमने हासिल करी है, इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो भी गुजरात के संगठन की तरह से ही एक्टिव संगठन है। जिस प्रकार से गुजरात में हम लोगों ने जाके काम करने का काम किया और वहां देखा कि जो मतदान केंद्र तक की इकाइयां गुजरात के अंदर सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी प्रकार से एजेंसियां, इसी प्रकार से हमारी जो मतदान केंद्र की इकाइयां हैं मध्य प्रदेश में वे भी सक्रिय है। हमारे यहाँ भी बूथ तक का और पेज तक का काम हो चुका है, और बूथ सशक्तिकरण के अभियान को लेके ही तो ये बैठक हुई यार, और हम उसको कैसे सशक्त करें उसको लेके लगातार काम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम चलेंगे, पार्टी के कार्यक्रम आएंगे, प्रवास होंगे, नेताओं के प्रवास होंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के प्रवास प्रदेश में हो रहे हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जिले में जाएंगे, जिले स्तर के पदाधिकारी मंडल में जाएंगे, मंडल स्तर तक के बूथ पे जाएंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है आपके लिहाज से। ठीक है, ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। रोहित जी, सिंधिया गए, पुरानी बात हो गई, नई लीडरशिप इतने दिन में खड़ी हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन अब तो अभी तक वन मैन आर्मी वाला मसला नजर आता है। नहीं, देखिए क्या है, आप इस बात को समझे प्रशांत जी, चुनाव तो जनता लड़ती है। अगर कम्बेंसी होगी और परफॉर्मेंस बेस्ड, आप जब सत्ता में हैं और आप नगरीय निकाय की या बाईपोल्स हार रहे हैं, आप देख लीजिए गुजरात के बारे में इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरे बाईपोल्स देखें यूपी के, छत्तीसगढ़ के, अन्यत्र सभी जगहों के, तो आप ये देखेंगे कि इनके जो गढ़ जो अपना गढ़ मानते थे, उन जगहों पर भी बहुत इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है।
विच मीन्स इनडायरेक्टली जी। कि इनने यदि परफॉर्मेंस बेस्ड इनका काम होता और जो ये जितना भी अपनी प्रचार प्रसार करते हैं योजनाओं का, अगर उनका क्रियान्वयन सही हुआ होता तो जनता तक वो बात पहुंचती, तो ये हारते क्यों? बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं है जितना ये बताते हैं। और अगर समन्वय की बात ये कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि समन्वय तो इनके विचारों में नहीं है। इनका जो मुख्य संगठन है, की आप बात कर रहे थे, बिहार में बीजेपी ने जीती, रामपुर सीट बीजेपी जीती विधानसभा की, ठीक है, नहीं उदाहरण तो है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए, आप देख लीजिए, आप समावेशित रूप से अगर आप उस समंक पे बात करेंगे तो कांग्रेस ज्यादा बायपोल्स जीती है। और अगर आप समन्वय की बात कर रहे हैं संगठन में, तो आपके संगठन में कैसा समन्वय है? एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा जी और बाकी मंत्री बोलते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में क्यों चल रहे हैं, भारत टूटा है क्या? लेकिन गुरुवार को जब सम प्रमुख नागपुर में एक बैठक ले रहे थे, पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, तो कह रहे थे भारत को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो मतलब अगर संघ ये कह रहा है कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है, तो फिर भारत तो जोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए तो राहुल जी चल रहे हैं। तो आप समझिए, अगर राजनीतिक रूप से कोई माइलेज लेने की बात आएगी तो ये कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ठीक है, कांग्रेस एक बायपोल जीती छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर। जी दिनेश जी, मैं फिर ग्वालियर पे इसलिए लौट रहा हूं क्योंकि ठीक है, राज्यपाल जी अपने हिसाब से उसको विश्लेषण करेंगे, रोहित जी अपने हिसाब से विश्लेषण करेंगे। सिंधिया जी गए जहां बीजेपी लगातार जीतती चली आ रही थी, चाहे वो विधानसभा की बात हो, मेयर की बात हो, वो हारना शुरू हो गया। नहीं देखिए, उसको आप जो नगरीय निकाय जो चंबल लिहाज से भी बताइएगा, जो लगातार सिंधिया परिवार के खिलाफ बीजेपी के जो नेता लगातार खम ठोकते रहे, लगातार मैदान में उतरे, क्या वाकई वो मन से ईमानदारी से खड़े हो पाएंगे? नहीं देखिए, जो हमने देखा नगरीय निकाय के चुनाव में, ग्वालियर में देखा जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ गए, ये बड़ा नेचुरल ट्रेंड होता है। और यही जो व्यक्तिगत जिसके पास एसेट होती है राजनीति में, जो इलेक्शन अपने दम पर जीत सकता है, जिसके पास कार्यकर्ताओं का समर्थन है, वो चुनाव भी जीत सकता है। तो ग्वालियर में हमने देखा मेयर भी जीता। मुरैना जो है बेसिकली वो चंबल का हिस्सा है, जो सामान्यतः सिंधिया परिवार से या सिंधिया राजवंश से, उसके प्रभाव क्षेत्र से मुरैना में शामिल नहीं होता। या आप उसके बाद जो ग्वालियर का इलाका है वहाँ वो रहता है। लेकिन आप पूरे देखेंगे जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वहाँ के जो परिणाम है वो ज़्यादातर आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, केवल 2 नगरीय जो नगर निगम है उनका जरूर हम देखते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है कि भाई स्मूथ सिचुएशन किसी के लिए नहीं है, मेहनत आपको भी करनी होगी, आपको भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, रोहित जी, राजपाल जी, दिनेश जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। गुजरात की जीत के बाद वीडी शर्मा का बयान, 2023 में एमपी में बनेगा इतिहास। गुजरात की आंधी एमपी के कोने कोने